अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद फैसल इकबाल फ्रॉम HMI अकेडमी और आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो आज का टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बहुत ही एक हाई यील्ड टॉपिक है। अगर हम देखें SCPS पार्ट 1 के पर्सपेक्टिव में या फिर MSMD के एग्जाम में। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कैनाल के अंदर और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है और ये एक्सटेंड करता है अप टू द लेवल ऑफ L1। लोअर एंड ऑफ L1 तक एक्सटेंड करता है इन एडल्ट्स और ये एक्सटेंड करता है अप टू द लेवल ऑफ L2 टू L3 इन चिल्ड्रंस। लोअर बॉर्डर ऑफ L2 और अपर बॉर्डर ऑफ L3 यहाँ तक इसकी एक्सटेंशन होती है। सेंटर में ये प्रेजेंट होता है और इसके बाहर कवरिंग्स होती हैं जिसने इसको कवर किया होता है। 3 कवरिंग्स जो होती हैं वो पिया मैटर, एर्कोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। ड्यूरा, अरेक्नॉइड और पिया मैटर, ये वही 3 लेयर्स होती हैं जिन्होंने ब्रेन को भी कवर किया होता है इन क्रेनियल वॉइड के अंदर। ये होगी एनाटॉमिकल और ये L1 के लेवल पे एंड तो कर जाता है, लेकिन जो नर्व्स होती हैं वो नीचे एक्सटेंड कर रही होती हैं L2, 3 के लेवल पे, L4 के लेवल पे, L5 के लेवल पे, S1 के लेवल पे नर्व्स निकल रही होती हैं। ये नर्व्स जो होती हैं, ये जो सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड का वो तो इस सेगमेंट से निकल आती हैं, लेकिन वो फिर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही एक्सटेंड करती हैं और एक ऐसा जो नर्व्स का ना एक गुच्छा बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉर्डा इक्वेना, जो इसका एनाटॉमिकल नेम है। और ये फिर अपने रिस्पेक्टिव फोरामेन से बाहर मूव कर जाती हैं और फिर डर्मेटोमल या फिर जो भी मसल्स को सप्लाई करना है उसको सप्लाई कर देती हैं। अच्छा, तो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, इसको समझने के लिए इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये हाई यील्ड टॉपिक है। उसकी 3-4 वजूहात हैं और आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने इसको गौर से सुनना है और इसको समझना है। होता यह है कि स्पाइनल कॉर्ड ड्यूरिंग, जैसे मेरे भी मेडिकल ईयर्स के दौरान में जो स्पाइनल कॉर्ड की एनाटमी के 3-4 हमें मुश्किलात दरपेश आती हैं कि कौन सा ट्रैक्ट किस लेवल से जा रहा है, कौन सी वाइब्रेशंस, कौन सी सेंसेशंस लेके जा रहा है, कौन सा न्यूक्लियाई किस जगह पे प्रेजेंट है, कहाँ पे जाके जो फाइबर्स हैं वो डिकसेट कर रहे हैं, लेफ्ट वाले राइट साइड पे जा रहे हैं और राइट वाले लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। एक तो ये मुश्किल दरपेश आती है और ये ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को यही मसला दरपेश आता है कि एनाटमी समझ में नहीं आती। अब एनाटमी समझ में आ जाती है फिर उसकी फिजियोलॉजी समझ में नहीं आती कि कौन कौन सी सेंसेशंस लेके जाता है। इसलिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब मैं भी अपने मेडिकल के ईयर्स में था तो मुझे भी यही मुश्किल दरपेश आती थी। फिर अक्सर लोग स्टेप 1 फर्स्ट एड जो है उसकी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि उससे जो है बेहतर समझ आ जाती है। तो मैंने भी आप सबकी तरह यही किया था, लेकिन साथ ही साथ फिर मैं स्टेप 1 की तैयारी करने लग गया। फिर उसके दौरान में मुझे बहुत अच्छी समझ आ गई स्पाइनल कॉर्ड की। फिर स्टेप 2 की तैयारी के अंदर और ज़्यादा अच्छी आ गई। फिर तो आपको एनाटमी और फिजियोलॉजी समझ आ जाए तो फिर आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं रहती। आज हम इसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी को ही समझेंगे ताकि ये वाला जो मसला है ना स्पाइनल कॉर्ड वाला, इसको समझने वाला है, वो आज ही ख़त्म हो जाए इस लेक्चर के बाद।
इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। हम ये मुख्तलिफ लेवल्स बनाएंगे और साथ साथ मैं आपको लेबल करके बता दूंगा कि ये कौन कौन सा लेवल है। ये जो लेवल है ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसका हमने क्रॉस सेक्शन कर लिया, कोरोनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन। ये जो है ये है मेडुला का लेवल। मेडुला जो होता है वो पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का। ब्रेन स्टेम के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। आपको जहां पे समझना है आपने मुझसे वहीं पे क्वेश्चन कर लेना। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वाइट मैटर होता है और ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर ये बटरफ्लाई शेप्ड के अंदर होता है, दरमियान में सेंट्रल कैनाल होता है, ये इधर सेंट्रल सल्कस होता है, और ये ग्रे एरिया है और ये वाइट वाला है। वाइट वाला क्यों है? वाइट वाले के अंदर जहां जहां पे भी माइलिनेटेड फाइबर्स होंगे वो सब वाइट एरिया शो करेंगे। इन दिस आपके ब्रेन के अंदर भी यही एनाटमी जो होती है ना वाइट स्ट्रक्चर्स की, वाइट फाइबर्स की, वो इसीलिए होती है क्योंकि वो माइलिनेटेड होते हैं। अब यहाँ पे माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, इसके अंदर ज़्यादातर सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। फिर ये होता है, ये यहाँ से सेंसेशंस आती हैं, डॉर्सल मोटर न्यूरॉन, फिर आगे सेंसेशंस जा रही होती हैं बाहर। अब इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना एरियाज होते हैं जहाँ पे एनाटॉमिकली, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि वो हमें एनाटॉमिकली मुश्किल होती है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इन्हीं फाइबर्स को अब फिर हम नाम दे देते हैं। ये जो ये इस साइड लेटरल प्रेजेंट है ना, ये सेंटर है, सेंटर से जो इसके करीब करीब होंगे वो मीडियल होंगे, जो दूर होगा वो लेटरल स्ट्रक्चर होगा। इसको हम क्या कहते हैं? ये जो है ये हो जाता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक फर्स्ट जो ट्रैक्ट है ना वो है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। लेटरल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लेटरली प्रेजेंट है। और स्पाइनोथैलेमिक क्यों कह रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड से जा रहा है थैलेमस के अंदर, और ये सेंसरी ट्रैक्ट होता है। एक ट्रैक्ट ये हो गया है, फिर ये वाला जो है इसको हम कहते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक। स्पाइनल कॉर्ड से जा रहा है थैलेमस तक। और एंटीरियर क्यों? क्योंकि आगे वाली तरफ प्रेजेंट है, एंटीरियर साइड की तरफ प्रेजेंट है। फिर हमारे पास ये जो पीछे वाले हैं ये ट्रैक्ट होता है, इसको हम कहते हैं, इसके 2 फेसिकुलाए होते हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस। और ये जो स्पाइनोथैलेमिक होता है ना, इसके अंदर भी जो फाइबर्स, जो सेंसेशंस इसमें लेके जानी होती हैं, उसकी एक एनाटॉमिकल डिवीजन होती है। इसमें जो है मीडियली फाइबर्स जो हैं वो ग्रेसिलस का मतलब, ग्रेसिलस मसल होता है आपकी लोअर लिम्ब में। तो ये जो फाइबर्स होते हैं ना ये लोअर लिम्ब की सेंसेशंस को लेके जाते हैं। वो कौन सी सेंसेशंस को लेके जाते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। और ये अपर लिम्ब की सेंसेशंस को लेके जाते हैं। अब जैसे जो इधर है ना एनाटमी, वो इधर उलट हो जाती है। इधर क्या होता है? मीडियली लोअर लिम्ब था, इधर मीडियली अपर लिम्ब आ जाता है, और जो लेटरली है वो लोअर लिम्ब आ जाता है। अपर लिम्ब, लेटरल में लोअर लिम्ब। कुछ डिजीजेज होती हैं वो जो सेंटर से इस तरफ की तरफ आती हैं, तो पहले वो अपर लिम्ब को इन्वॉल्व करेंगी, फिर लोअर लिम्ब को इन्वॉल्व करेंगी। ऐसा ही बिल्कुल इस तरफ भी होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इधर इधर है, क्योंकि इधर एक और न्यूक्लियाई आता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी कोई भी, ये होगी एनाटमी सारी। अब एक और बात देख लेते हैं कि ब्लड सप्लाई क्या होती है। ये जो
डॉर्सल कॉलम से पहले पहले तक है ना, इस सब की ब्लड सप्लाई, इस सारे एरिया की ब्लड सप्लाई जो है वो होती है इंटीरियर स्पाइनल आर्टरीज। इंटीरियर 2/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसकी ब्लड सप्लाई होती है इंटीरियर स्पाइनल आर्टरीज। और मैंने उसको आपको उसमें बता दिया है कि इंटीरियर 2/3 कहाँ तक बनता है। डॉर्सल कॉलम को निकाल के सारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो इंटीरियर 2/3 में आता है, और जो पोस्टीरियर 1/3 होता है और स्पाइनल कॉर्ड, उसकी ब्लड सप्लाई होती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज। और उसमें कौन सा आपके पास ट्रैक्ट आएगा? डॉर्सल कॉलम आएगा। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डॉर्सल कॉलम। एक ट्रैक्ट यहां पे प्रेजेंट होता है मीडियली इसके, ये होता है स्पाइनोसेरिबेलर। स्पाइनल कॉर्ड से जाता है सेरिबेलम में। सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट को और एड करता है मूवमेंट कोऑर्डिनेशन के अंदर, इस सब चीजों के अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है। अच्छा, इस स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के हवाले से एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है जो कि इसको हम कहते हैं क्लार्क न्यूक्लियस। क्लार्क न्यूक्लियस जो है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम T1 टू L2। T1 से L2 तक इसने एक्सटेंड करना होता है और ये प्रेजेंट यहीं पे होगा। और ये क्लार्क न्यूक्लियस ही स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट उसी में ही जो है वो एक्सटेंड कर रहा होता है अप टू इस लेवल तक, तो इसी में ही होता है। लेकिन उसके बाद स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट की शेप के अंदर ये चला जाता है सेरिबेलम के अंदर। इससे नीचे से जो फाइबर्स आते हैं वो आगे क्लार्क न्यूक्लियस के अंदर रिले करते हैं और फिर वहां से सेंसेशंस जाती है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्लार्क न्यूक्लियस जो है वो एसोसिएटेड होता है विद स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। अब हमने सारे ट्रैक्ट्स पढ़ लिए, अब हम इनके फंक्शंस, इनके सेंसेशंस देख लेते हैं कि कौन कौन सी सेंसेशंस ये लेके जाते हैं। अगर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक की बात करें तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक जो है वो लेके जाता है पेन और टेम्परेचर। जो इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक है ये लेके जाता है क्रूड टच और प्रेशर। और जो हमारे पास डॉर्सल कॉलम है ये सेंसेशंस लेके जाता है फाइन टच, वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है? प्रोप्रियोसेप्शन जो है जॉइंट की मूवमेंट और जॉइंट की पोजीशनिंग और एंगल जो है वो इसके जरिए से जारी होती है डॉर्सल कॉलम से। डॉर्सल कॉलम का एक और लिम्ब भी होता है, वो भी हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं तो आपको बताता हूँ। एनेटमी के हवाले से अभी तक कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अगर आपको एनेटमी समझ आएगी, इसके फिजियोलॉजी समझ आएगी, तो फिर ही आप उसकी पैथोलॉजी की तरफ जो है उसको आराम से डायग्नोज कर सकेंगे। कोई भी मसला वगैरह होगा, क्वेश्चंस के अंदर कोई भी ऐसे स्टेम्स आ जाएंगे जिसके अंदर वो आपसे स्पाइनल कॉर्ड के मुतालिक पूछेंगे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे यहाँ से सेंसेशन आई, सेंसेशन आती है डॉर्सल कॉलम में चली गई, क्यों वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन थी, डॉर्सल कॉलम में चलेगी। अगर अपर लिम्ब होगा तो इधर ही रहेगी, लोअर लिम्ब होगा तो आगे आ जाएगी। यहां से फाइबर ऊपर जाता है, सेम साइड पे ट्रेवल करेगा, लोअर मेडुला के लेवल के ऊपर यहाँ पे जाके जो है साइनैप्स करेगा, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा, क्रॉस करेगा और कॉन्ट्रालेटरल साइड पे ऊपर थैलेमस में चला जाएगा।
थैलेमस में चला गया। इस वाले जो ये वाला इसका लिम है ना ट्रैक्ट का, इसको हम कहते हैं मीडियल लेमनिस्कस। तो इस पूरे ट्रैक्ट का नाम हो गया डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस। ये हो गया इस पूरे ट्रैक्ट का नाम, जो कि वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन और फाइन टच को लेके जाता है ऊपर। ये फिर थैलेमस में जाके साइनैप्स करता है और ये बना देता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। वहां से फिर आगे जाता है जो कि फिर कॉर्टेक्स में चला जाता है। अच्छा, इसमें एक और टर्म होती है जिसमें हमारे पास होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वो है जो कि इंटर कर रहा है इसके अंदर, जहां पे जाके वो साइनैप्स कर लेगा, उसके बाद शुरू होगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि सेंसेशंस को लेके जाएगा थैलेमस के अंदर। थैलेमस के अंदर जाके वो साइनैप्स करेगा और वहां से फिर कॉर्टेक्स में चला जाएगा। ये जो थर्ड न्यूरॉन होगा ना, ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ये जो थैलेमस से निकलेगा साइनैप्स करने के बाद, इसको हम क्या कहते हैं? थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ये टर्म्स आगे साइनैप्स करेगी जहां पे भी वो फर्स्ट ऑर्डर उधर ही हो जाएगा। अभी हम स्पाइनोथैलेमिक पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर आपको यहीं पे मिल जाएगा, सेकंड ऑर्डर यहां से ऊपर जाता है। ये हो गया डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस। इसके बाद हम बात करते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। सेंसेशन आई, उसने आगे यहाँ पे सेंसेशन जो हैं वो रिले किया है। यहाँ पे साइनैप्स करने के बाद जो है वो सेंसेशंस आ गए इधर। यहीं पे ही ट्रैक्ट ने जो है वो डिकसेट कर लिया, ट्रेवल कर लिया दूसरी तरफ। अगर तो अपर लिम की होंगी तो मीडियली रहेगी, वरना लेटरली आ जाएगी। हम अब लोअर लिम की बात करते हैं। यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे साइनैप्स नहीं करेगी, यहाँ से वो ट्रैक्ट इसी तरह मूव करेगा और इसके अंदर आ जाएगा लेटरल साइड पे। ये जो न्यूरॉन मैंने आपको बताया था कि जो अंदर आके पहली साइनैप्स करेगा, उससे पहले वाले को हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं। ये जो ये है साइनैप्स के बाद ये सेकंड ऑर्डर है। फिर ये चला जाता है थैलेमस के अंदर। थैलेमस के अंदर जाके साइनैप्स करके फिर ट्रैक्ट देता है और वो चला जाता है फिर आपके कॉर्टेक्स के अंदर। वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन हो जाएगा। लेकिन इसकी खास बात ये है इस ट्रैक्ट की कि इसमें जो भी सेंसेशंस आ रही हैं वो इसी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल के ऊपर ही ट्रेवल करके दूसरी तरफ चली जा रही हैं। इसी तरह एंटीरियर की भी यही जो है एनाटमी के अंदर यही होता है कि सेंसेशंस ट्रेवल करके दूसरी तरफ जाती हैं और फिर वो उसके बाद कॉन्ट्रालेटरली ट्रेवल करती हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अप टू द लेवल ऑफ थैलेमस, और वहाँ से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू कॉर्टेक्स में चली जाती हैं। ये हमारे दो मेन जो है वो ट्रैक्ट्स हो गए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक मेडुला के लेवल के ऊपर जाके क्रॉस कर रहा है, एक यहीं पे क्रॉस कर रहा है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। वो हम अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू ना मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर हमारे पास थर्ड ये आ जाता है स्पाइनोसेरिबेलर। स्पाइनोसेरिबेलर जो है ये क्लार्क न्यूक्लियस एसोसिएटेड होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और T1 to L2 के लेवल, जो नीचे वाले फाइबर्स होते हैं वो L2 ये क्लार्क न्यूक्लियाई के अंदर आके रिले करते हैं, साइनैप्स करते हैं और फिर स्पाइनोसेरिबेलर के थ्रू ये इप्सिलेटरल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इप्सिलेटरल जाएगा, ये क्रॉस नहीं करते, डज नॉट क्रॉस। और ये कौन सा ट्रैक्ट है? ये है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ये क्रॉस नहीं करता, ये इसी तरफ की सेंसेशन, सेम तरफ की सेंसेशन, सेम तरफ के सेरिबेलर हेमिस्फीयर के अंदर लेके चला जाता है। इसके बाद हमारे पास एक ट्रैक्ट होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। थर्ड हो गया हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक। जब आपको पेपर में आता है ना तो वो आपको लेटरल और इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक नहीं देते, वो सिर्फ आपको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के बारे में बता देते हैं।
अगर आपको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की बात हो रही है तो इसका मतलब है दोनों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दोनों अलग-अलग करके पढ़ा दिए हैं। स्पाइनोसेरिबेलर है, ट्रैक्ट है, और फोर्थ जो है वो है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। कॉर्टिकोस्पाइनल इस नाम से ही आपको समझ आ रही है, जैसे बाकी सब मैंने आपको बताए हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टेक्स से आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। सॉरी, कॉर्टेक्स से आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो ये ऊपर से ट्रैक्ट फाइबर्स आते हैं इसके सिनेरियो के अंदर, पर्टिकुलरली सिर्फ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर एक टर्म होती है अपर मोटर न्यूरॉन वर्सेस लोअर मोटर न्यूरॉन। फिर इनके सिम्टम्स जो हैं, अपर मोटर न्यूरॉन की डैमेज आ जाए तो उसके अलहदा से होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन की डैमेज हो जाए तो उसके सिम्टम्स जो हैं वो अलहदा से होते हैं। कॉर्टेक्स से सिग्नल्स आते हैं और वो ट्रेवल कर रहे होते हैं मीडियल, जैसे ये सेंटर लाइन है ना, क्लोज टू द मीडियल लाइन, जो मीडियन वाला जो लाइन है ना उसके क्लोज ट्रेवल कर रहे होते हैं, मीडियल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये अप टू द लेवल ऑफ मेडुला आते हैं, और ये जो राइट वाले होते हैं वो लेफ्ट में चले जाते हैं, और जो लेफ्ट वाले होते हैं वो राइट पे चले जाते हैं। लेकिन इनकी खास बात यह है कि यहाँ पे ये साइनैप्स नहीं करते, ये उसी तरह ही ट्रेवल करते आते हैं, ट्रेवल करते आएंगे और ये आके इंटीरियर जो मोटर हॉर्न है वहाँ पे आके साइनैप्स करेंगे, और वहाँ से फिर सेंसेशन, वहाँ से फिर ट्रैक्ट्स निकलेंगे जो कि पर्टिकुलर जो भी फंक्शन होगा, मोटर फंक्शन, वो उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये जो ट्रैक्ट्स ऊपर से आ रहे हैं, ये इन ट्रैक्ट्स को हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, अपर मोटर न्यूरॉन। और ये जो इंटीरियर मोटर हॉर्न है इससे निकल रहे हैं, इसको हम कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर ये वाला न्यूरॉन जो है ये डैमेज होता है तो और तरह के सिम्टम्स आते हैं। अगर ये जो पेरिफेरल नर्व के अंदर आ रहे हैं, अगर ये डैमेज होता है तो किसी और तरह के सिम्टम्स आते हैं। और यही आपको वो क्वेश्चन स्टेम्स में भी इसी तरह ही आपको डिफाइन करते हैं, और फिर आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इस बात का पता हो कि अपर मोटर न्यूरॉन कौन सा है, लोअर मोटर न्यूरॉन कौन सा है, और किस लेवल पे है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो इंजरी होगी। तो दो फाइबर्स हैं जो कि यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, वो कौन से हैं? एक डॉर्सल कॉलम है, मीडियल लेमनिस्कस है, और दूसरा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है। जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो एट द लेवल ऑफ एंट्री, जहां से वो इंटर करता है ना, उसी लेवल पे ही वो डिकसेट कर जाता है। डिकसेट का मतलब है कि वो दूसरी तरफ आ जाता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट बातें थी एनेटमी के हवाले से, और उनके फिर पर्टिकुलर जो होता है, हर ट्रैक्ट कोई खास किस्म की सेंसेशंस को लेके जाता है, कैरी कर सकता है, वो भी हमने इधर डिस्कस कर लिया है। फिर हमने ब्लड सप्लाई भी डिस्कस कर लिया है और इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट्स भी लिख दिए हैं। अब जो अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन है ना, इनके सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। और अपर मोटर न्यूरॉन के सिम्टम्स में क्या आता है कि रिफ्लेक्सेस, इसके अंदर हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है। अपर मोटर न्यूरॉन है ना, तो आपने अपर से देखना है, अपर से याद रखना है कि जो भी चीज होती है वो ऊपर की तरफ हो जाती है। ऊपर की मतलब तरफ से मुराद ये कि ज्यादा हो जाती है, रिफ्लेक्सेस ज्यादा हो जाते हैं, टोन ज्यादा हो जाती है, हाइपरटोनिया, स्पास्टिक पैरालिसिस, पैरालिसिस तो होता है लेकिन स्पास्टिक होता है। और इसके अंदर जो पर्टिकुलर सिर्फ अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर आता है वो फिर बबिन्स्की आ जाता है, बबिन्स्की रिफ्लेक्स पॉजिटिव हो जाता है, और क्लास्प नाइफ रिजिडिटी। ये इसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो कि अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो तो लोअर से आपने याद रखना है कि लोअर से मुराद ये है कि सब चीज़ें कम होंगी यही चीज़ें, रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे,
हाइपोरिफ्लेक्सिया हो जाएगा, रिफ्लेक्सेस कम, टोन कम, हाइपोटोनिया, फ्लैसिड पैरालिसिस, पैरालिसिस दोनों में होगा। इसी तरह वीकनेस दोनों में होती है, कुछ चीजें जो हैं वो कॉमन भी हैं। फिर बबिंस्की लास्ट नाइफ नहीं होती, लेकिन इसमें एक और बात होती है कि फेसिकुलेशन पॉजिटिव होती है। ये आप किसी को ऐसे स्ट्रोक करते हैं ना मसल फाइबर को, तो वो क्या कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देता है, जिसको हम फेसिकुलेशंस का नाम देते हैं। ये सारे जो हैं फीचर्स होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन अगर लीजन हो जाए, और ये होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर। ये हमने सारे जो हैं वो ट्रैक्स पढ़ लिए, और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन वर्सेस लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन को भी हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है उनके फीचर्स की बेसिस के ऊपर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर इंजरी हो जाए तो फिर क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर कोई इंजरी हो जाए तो फिर उसके रिजल्ट के अंदर क्या किस किस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होते हैं, ये भी हम देखते हैं। जैसे अगर स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो जाए, उसके अंदर कोई डिसरप्शन आ जाए, तो फिर सिम्टम्स किस तरह के आएंगे। या फिर अगर टेप्स डॉर्सैलिस हो जाए फॉर एग्जांपल, या फिर ट्रॉमा हो गया है, तो फिर उसके अंदर क्या होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ASA ऑक्लूजन हो जाए। आपको पता है कि जो ASA है वो एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है। अब जब ASA की ऑक्लूजन हो जाएगी तो एंटीरियर 2/3 चला जाएगा। एंटीरियर 2/3 मैंने आपको बताया है कि वो जो डॉर्सल कॉलम है उसको छोड़ के बाकी सारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो इंटीरियर 2/3 में आता है। तो कौन कौन से ट्रैक्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, सेकंड हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हो जाएगा इन्वॉल्व, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं आ रही ना। ये दो मेजर जो ट्रैक्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, और क्लार्क न्यूक्लियाई स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा अगर क्लार्क न्यूक्लियाई पर्टिकुलरली अगर वो T1 to L2 के बीच में हो। अब जब ये ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होंगे तो आपको पता है कि स्पाइनोथैलेमिक से कौन कौन सी सेंसेशंस जाती हैं। इससे आपकी जो सेंसेशंस जाती हैं वो होती हैं क्रूड टच चला जाएगा, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, ये सारी सेंसेशंस जो हैं ये लॉस हो जाएगा इनका। अगर कॉर्टिकोस्पाइनल की बात करें तो जिस लेवल पे लीजन होगी, जैसे अगर थ्रेसिक लेवल पे है वहां पे ASA की ऑक्लूजन हो गई है, तो जो वो पर्टिकुलर लेवल होगा, जैसे बिलफर्ज ये थ्रेसिक लेवल है, अगर यहाँ पे होगी है तो फिर ये वाला जो है ये वाली नर्व फाइबर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ये वाला जब ये वाला नर्व फाइबर इन्वॉल्व हो जाएगा उसकी वजह से क्या लोअर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स आ जाएंगे। लेकिन जो यहाँ से ट्रेवल करके नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी पूरे स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर रही होती है, तो नीचे वाले जा रहे हैं वो तो यही ट्रैक्ट जा रहा है ना। जब ये ट्रैक्ट आगे भी जा रहा है नीचे भी, तो इसको भी इन्वॉल्व कर रहा है वो। अब वो पेरिफेरल नर्व को नहीं इन्वॉल्व कर रहा, अब वो इसको इन्वॉल्व कर रहा है। पेरिफेरल नर्व तो हो रही है ना, तो फिर अपर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स भी आते हैं। जब जो लीजन होती है ना उससे नीचे जो एक पर्टिकुलर लेवल है ऑक्लूजन का, वहां पे आपको वहां पे उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, तो जैसे मैंने आपको समझाया कि लोअर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स आएंगे, लेकिन जो उससे नीचे वाला लेवल है वहां पे तो ये वाला ट्रैक्ट जा रहा है ना। जब इस ट्रैक्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही तो इसकी वजह से इसका डैमेज होगा। इसकी वजह से क्या सिम्टम्स आएंगे, अपर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स बिलो द लेवल ऑफ लीजन, बिलो द लेवल ऑफ लीजन। और जो लोअर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं एट द लेवल ऑफ लीजन।
लोअर मोटर न्यूरॉन सिम्टम से हमारी क्या मुराद है कि उसके अंदर यहाँ इस लेवल के ऊपर आपको स्पास्टिक पैरालिसिस मिलेगी, हाइपोरिफ्लेक्सिया मिलेगा, हाइपोटोनिया मिलेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर एक लेवल के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर लीजन हुई है, अगर T12 के लेवल पे लीजन हुई है तो T12 के लेवल के ऊपर लोअर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स मिलेंगे, लेकिन उससे नीचे नीचे अपर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स मिलेंगे। ठीक है, ये दो ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर इस तरह के सिम्टम्स आ जाएंगे। ये होगा ASA के अंदर, अगर इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है इसकी ऑक्लूजन होती है। फिर हमारे पास एक और डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं टेप्स डॉर्सैलिस। टर्शरी सिफिलिस में होता है ये, टर्शरी सिफिलिस। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये इन्वॉल्व करता है डॉर्सल कॉलम को, और डॉर्सल कॉलम आपको पता है कि कौन कौन सी सेंसेशंस को लेके जाता है, प्रोप्रियोसेप्शन को और वाइब्रेशन को। अब प्रोप्रियोसेप्शन जब इम्पेयर्ड हो जाती है तो सेंसरी एटेक्सिया हो जाता है, और एक साइन पॉजिटिव हो जाता है जिसको हम कहते हैं रोमबर्ग साइन। क्या कहते हैं उसको? इन्वॉल्व्स द डॉर्सल कॉलम, डॉर्सल कॉलम को इन्वॉल्व करता है। डॉर्सल कॉलम को इन्वॉल्व करने की वजह से क्या आता है, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन जो है और फाइन टच, वो जो है वो सही तरह से कंडक्शन नहीं हो पाती उनकी। जब ये इसको तो एक साइन आपको देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं रोमबर्ग साइन। रोमबर्ग साइन में क्या होता है कि सेंसरी एटेक्सिया होता है। सेंसरी एटेक्सिया की बात क्या है कि प्रोप्रियोसेप्शन को अगर वो खुली आंखों से चलेगा तो उसको एटेक्सिया नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी आई साइड है ना, ये प्रोप्रियोसेप्शन को कवर कर रही है। लेकिन जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं ना, तो पेशेंट क्या करता है, वो गिरने लग जाता है किसी तरफ। जिस तरफ की लीजन होती है वो उस तरफ को गिरने लग जाता है। इसको हम कहते हैं सेंसरी। आंखें बंद करने पे उसको ये साइन अपीयर होता है, रोमबर्ग साइन, जो कि इसमें पॉजिटिव होता है। और इसकी एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर, वो ये होता है कि डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो हैं वो एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, क्योंकि डॉर्सल जो रूट है उसको भी इन्वॉल्व करता है। इस वजह से जो डॉर्सल रूट ये वाली है जो एंट्रेंस कर रही है, इसको इन्वॉल्व करता है। इस वजह से DTRs भी जो हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं। इसके अलावा ये इसकी एसोसिएशन होती है विद एक पर्टिकुलर साइन होता है जिसको हम, ये प्यूपिल्स की एक कंडीशन होती है जिसको हम एर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल कहते हैं। एर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल, एर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल। एर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल में क्या होता है कि दो चीजें होती हैं आई साइड के अंदर, एक होती है एकोमोडेशन और दूसरी होती है लाइट रिफ्लेक्स। एकोमोडेशन ये होती है कि आपकी आई कितना अच्छा एकोमोडेट करती है। अगर आप दूर वाली चीज, जैसे मैं पहले दीवार पे देख रहा हूँ और फिर हम इसको देख रहा हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, ये एकोमोडेशन में आती है। और लाइट रिफ्लेक्स तो ये होता है कि आप स्विंगिंग आई, लाइट आई रिफ्लेक्स करते हैं जिसके अंदर आप प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन को देख रहे होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एकोमोडेशन जो है, दो चीजें इसमें डैमेज, दो चीजें डैमेज नहीं होती, इनमें से एक चीज ही डैमेज होती है। एकोमोडेशन जो होती है वो इंटेक्ट होती है, और जो लाइट रिफ्लेक्स होता है वो डैमेज हो जाता है। इसके अंदर एकोमोडेशन नॉर्मल होती है। इसको हम कहते हैं एर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल। अच्छा, टेप्स डॉर्सैलिस जो है, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कौन सी सेंसेशंस जाएंगी, और साथ में टर्शरी सिफिलिस का जिक्र भी आएगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाती है वो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से हमारा जो डिजीज होती है उसको हम कहते हैं, एक तो एनीमिया होता है जिसको हम कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के साथ साथ ये कॉज करता है सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन।
SCD, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन। अच्छा, यूएसएमएल स्टेप 1 और 2 करने का मुझे एक फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे निमोनिक जो है ना वो बहुत अच्छे बना लिए हैं मैंने, क्योंकि निमोनिक्स के बगैर ये चीज़ें जो हैं वो याद नहीं रहती। एस फॉर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, C is for corticospinal tract और D is for dorsal tract। ये तीन ट्रैक्ट्स जो हैं ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बस आपने यही बात याद रखनी है। और स्पाइनोसेरिबेलर का फंक्शन आपको पता है कि मॉड्यूलेट करता है मूवमेंट को, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, और इसके अलावा जो डॉर्सल कॉलम है वो आपका पोजीशन वाइब्रेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो कॉर्टिकोस्पाइनल है इसमें फिर अपर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स आ जाते हैं। ये वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन और फाइन टच। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है ये अपर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स आते हैं, और जो हमारे पास स्पाइनोसेरिबेलर, ये क्योंकि ये कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट को, बैलेंस के अंदर हेल्प करता है, तो इसकी वजह से जो होगा वो एटेक्सिया हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं अपीयर होते हैं इन विटामिन B12 डेफिशिएंसी। जहाँ पे आपको ये तीनों सिम्टम्स मिल जाएं क्वेश्चन स्टेम के अंदर, आपको पता लग जाता है कि ये B12 की डेफिशिएंसी की बात हो रही है। फिर हमारे पास एक और सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं कॉडा इक्विना सिंड्रोम। कॉडा इक्विना जो है ये मैंने आपको जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तब एक स्ट्रक्चर बताया था कि जो वो गुच्छा निकल जाता है फाइबर्स का, नर्व फाइबर्स का, स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल जो वर्टिब्रल कैनाल है उसके अंदर, वो उन गुच्छे को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉडा इक्विना। जब उस स्पाइनल रूट्स की कंप्रेशन हो जाए किसी भी वजह से, या तो डिस्क हर्निएशन हो जाए या फिर वहाँ पे कोई मैस जो है वो जनरेट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉडा इक्विना सिंड्रोम। अब कॉडा इक्विना सिंड्रोम के अंदर जब उन पर्टिकुलर नर्व फाइबर की कंप्रेशन होती है तो उसके मुताबिक आपको रेडिकुलर पेन स्टार्ट हो जाता है। रेडिकुलर पेन क्या होता है, ये जैसे अगर L5 की बात करें तो वो एक्सटेंड करता है अप टू द लेवल ऑफ फुट। अब वो उस पूरे डर्माटोम के अंदर आपको पेन होती है और वो एक्सटेंड कर रही होती है आपकी बैक से लेके आपके फुट तक। इस पेन को हम क्या कहते हैं, रेडिकुलर पेन। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस जो हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, एब्सेंट नी एंड एंकल रिफ्लेक्स। ये दोनों जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, क्योंकि इनके नर्व रूट्स यहीं से निकल रहे होते हैं, तो ये एब्सेंट हो जाते हैं। इसके अलावा सैडल एनेस्थीसिया हो जाता है। सैडल एनेस्थीसिया का क्या मतलब, पेरिनियल जो एरिया है उस सारे एरिया का एनेस्थीसिया हो जाए, सेंसेशंस लॉस हो जाए, और लॉस हो जाता है बाउल और ब्लैडर कंट्रोल का। ये तमाम जो सिम्टम्स हैं ना ये अपीयर होते हैं इन कॉडा इक्विना सिंड्रोम। जहाँ पे आपको ये सारे सिम्टम्स मिल जाएं उस तो आपने कॉडा इक्विना सिंड्रोम के ऑप्शन को चूज करना है। अब जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिंड्रोम है इसके अंदर, उसको हम देखते हैं। वो सिंड्रोम है ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम। ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि हेमी सेक्शन हो जाती है कॉर्ड की। हेमी सेक्शन से क्या मुराद है, हेमी सेक्शन से मुराद ये है कि आधा स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो कट हो जाए, आधा। ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं इसको। हेमी सेक्शन हो जाए, बिल्कुल यहां से यहां तक कट हो जाए।
जैसे अगर मैं ये इस तरह खड़ा हुआ हूं तो ये मेरी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अब जो लेफ्ट साइड है उसकी सेक्शन हो गया, हेमी सेक्शन हो गया उस साइड पे। कौन कौन से ट्रैक्ट्स हैं जो चले जाएंगे? एक आपके पास आता है डॉर्सल कॉलम, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। स्पाइनोसेरिबेलर डिपेंड करता है कि कौन से लेवल पे है, और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। कौन कौन से ट्रैक्ट चले गए? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, और इसके अलावा ये जो एंट्री थी और एग्जिट था वो भी खत्म हो गया। और इसके अलावा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस। डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस, ये जो है ये इन्वॉल्व हो जाता है। आपको इन सब की सेंसेशंस का पता है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट मोटर ट्रैक्ट है। फिर अगेन वही कॉन्सेप्ट आएगा कि जिस लेवल पे ये कट हुआ होगा ना, उस लेवल का ये वाला जो फाइबर है ये खराब हो गया होगा, ये कट हो गया होगा। अब इसके डैमेज की वजह से, ये लोअर मोटर न्यूरॉन है, इसके डैमेज की वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन के सिम्टम्स आएंगे। लेकिन जो बाकी फाइबर्स इसमें से ट्रेवल कर रहे हैं वो तो नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, जो नीचे वाली बॉडी की तरफ जा रहे हैं। अब ये वाले जो ट्रैक्ट्स हैं ये डैमेज हो जाएंगे। जब ये डैमेज होंगे तो ये अपर मोटर न्यूरॉन है, तो सेम कॉन्सेप्ट वहां भी यहां पे भी आएगा। तो लोअर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स आएंगे एट द लेवल ऑफ लीजन, लीजन के लेवल के ऊपर लोअर मोटर न्यूरॉन है, लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स आते हैं बिलो द लेवल ऑफ लीजन, जहां पे जैसे इसको हम देख लेते हैं कि ये हम इसको एक पर्टिकुलर लेवल दे देते हैं कि जैसे ये T7 का लेवल है, तो T7 के लेवल के ऊपर आपके T10 का लेवल है, T10 के लेवल के ऊपर आपकी जो फाइबर्स निकलते हैं ये वाला, इसके लेवल के ऊपर तो यहाँ पे तो लोअर मोटर न्यूरॉन आएंगे T10 के लेवल के ऊपर। लेकिन T10 से जो नीचे T11 है, T12 है, वहां पे क्या होगा? वहां पे अपर मोटर न्यूरॉन के सिम्टम्स आएंगे। और अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन के सिम्टम्स तो मैंने आपको बताए हैं अभी। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में हमारे पास क्रूड टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे ट्रेवल कर रहे होते हैं। ये सारे जो हैं ये ट्रेवल ये सारे जो सेंसेशंस हैं ये ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। अब जो इस वाले में ट्रेवल कर रही थी वो कॉन्ट्रालेटरल से आ रही थी, नीचे भी होगा तो वो कॉन्ट्रालेटरल से आ रही थी। इसमें अपर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स आगे इसी साइड के आएंगे, सेम साइड के, क्योंकि फाइबर्स क्रॉस इस लेवल पे कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जो इससे नीचे वाला लेवल होगा T12 का, वहां पे पीछे से फाइबर्स आए, उसने यहां से करके फिर ट्रेवल करके इधर गए। तो इसके अंदर जो होगा, जब ये T10 के लेवल के ऊपर कटा हुआ होगा, हाफ जो है उसकी सेक्शन हो गया होगा, तो उसके अंदर जो स्पाइनोथैलेमिक के अंदर जो भी सेंसेशंस जा रही हैं वो जो उससे नीचे होंगी वो कॉन्ट्रालेटरल बॉडी की साइड की होंगी। जैसे लेफ्ट साइड का अगर हेमी सेक्शन हुआ है तो पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच और प्रेशर जो है वो कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द बॉडी का लॉस हुआ होगा। तो इसके अंदर खास बात ये क्या है कि ये कॉन्ट्रालेटरल साइड का लॉस होगा। कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर हम डॉर्सल कॉलम के अंदर कौन कौन सी सेंसेशंस जाती हैं, इसमें जाती हैं फाइन टच, वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन। सेंसेशंस आई, ये पीछे चली जाती हैं अगर लोअर लिम्ब की हों, फेसिकुलस ग्रेसिलस के अंदर, और ये डिकसेट करती हैं एट द लेवल ऑफ मेडुला।
तो इसका क्या मतलब है कि जो लेफ्ट साइड पे सेंसेशंस एंटर कर रही थी वो लेफ्ट साइड पे ऊपर जा रही हैं और ब्रेन स्टेम के लेवल के ऊपर जाके वो दूसरी तरफ मूव कर रही हैं। अब जो ये वाली सेंसेशंस होंगी अगर लेफ्ट साइड की हैं और लेफ्ट साइड पे ट्रेवल कर रही हैं और बीच में अगर डैमेज हो जाता है तो लेफ्ट साइड की ये सारी सेंसेशंस जो हैं वो लॉस होगा। इसको हम कहते हैं इप्सिलेटरल साइड ऑफ द बॉडी की सेंसेशंस जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, इसमें हमने सारी सेंसेशंस देख ली कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इप्सिलेटरल। स्पाइनोथैलेमिक की सिर्फ एक खास बात है कि ये कॉन्ट्रालेटरल होता है क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल के ऊपर ही डिकसेट कर जाता है। और फिर डॉर्सल कॉलम है, डॉर्सल कॉलम डिकसेट करता है एट द लेवल ऑफ मेडुला। इसके अंदर भी जो सेंसेशंस का लॉस होगा वो इप्सिलेटरल ही होगा। यहाँ पे भी इप्सिलेटरल लिख देते हैं कि ये सारे मसाइल इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल से मुराद है सेम साइड ऑफ द बॉडी जिस तरफ लीजन हुई है। कॉन्ट्रालेटरल से मुराद ये है कि ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी जहाँ पे लीजन हुई है। ये सारी जो है आपके पास पैथोलॉजीज आ जाएंगी अगर हेमी सेक्शन हुआ होगा या फिर ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसमें से क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस वो आपसे 2-3 तरह के पूछ सकते हैं। एक वो आपसे MCQs में बोथ फॉर FCPS, और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये हमें यूएस फैमिली स्टेप 1 स्टेप 2 के अंदर भी ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इसको टेस्ट करते हैं वो, और MSMD और JCAT इन केस ऑफ पंजाब। इन सारे एग्जाम्स के अंदर इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन वो क्या देते हैं कि पेशेंट जो हुआ है केम टू ER आफ्टर RTA के बाद आया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद। पेशेंट को एग्जामिनेशन के ऊपर ऑन एग्जामिनेशन सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं, उसका बबिन्स्की साइन इज पॉजिटिव, बबिन्स्की साइन पॉजिटिव ऑन राइट साइड। राइट साइड पे बबिन्स्की साइन पॉजिटिव है एंड इंक्रीज्ड हाइपर रिफ्लेक्सिया भी है राइट साइड पे। और इसके साथ साथ ही उसको लॉस ऑफ पेन है एंड टच, क्रूड एंड फाइन बोथ। यहां पे हम क्रूड का ही जिक्र करेंगे ऑन लेफ्ट साइड एंड डिक्रीज्ड फाइन टच ऑन राइट साइड। ओके, कह रहे हैं व्हाट इज द डायग्नोसिस। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या करना है, पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से साइन है। बबिन्स्की साइन है राइट साइड के ऊपर, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। हाइपर रिफ्लेक्सिया है राइट साइड के ऊपर, लॉस ऑफ पेन एंड टच ऑन लेफ्ट साइड और फाइन टच ऑन राइट साइड काम हो गया। ये आपकी इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है। कोई दे देंगे कि इसको क्या हो गया है, कंप्लीट सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बीटा में हेमी सेक्शन
ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, चार्ली में वो दे देंगे साइड की हेमी सेक्शन है ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और डेल्टा में वो दे देंगे लेफ्ट साइड का हेमी सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शंस दे देंगे वो। अब जब आपको ये पता होगा तो इसकी साइन आइडेंटिफाई कर लिया, स्टेप के अंदर आपने आइडेंटिफाई करनी है कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट है और उसका जो है अमल दखल होगा आपको करेक्ट आंसर की तरफ ले जाने में। बबिन्स्की साइन जो है ये मैंने आपको बताया था कि अपर मोटर न्यूरॉन साइन है। तो पहले में आपने देख लिया बबिन्स्की साइन है, और बबिन्स्की साइन क्या है, ये अपर मोटर न्यूरॉन है। अपर मोटर न्यूरॉन भी किस साइड पे आ रहा है, राइट साइड के ऊपर, ठीक है। हाइपर रिफ्लेक्सिया है, ये भी अपर मोटर न्यूरॉन है और ये भी राइट साइड पे आ रहा है। पहले हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि कौन कौन से ट्रैक्ट इन्वॉल्व है। ये कौन सा ट्रैक्ट हो गया, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हो गया। सेकंड कौन सी इंफॉर्मेशन थी, पेन और टच चला गया, क्रूड टच ऑन लेफ्ट साइड पे गया है। सेकंड में हमारे पास पेन एंड क्रूड टच का लॉस हो गया। ऑन लेफ्ट साइड। अब पेन और क्रूड टच कौन से लेके जाते हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। आपने दूसरा ट्रैक्ट भी आइडेंटिफाई कर लिया है, पहला कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, दूसरा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। थर्ड में वो आपको क्या बताया कि फाइन टच भी जो है वो भी डिफेक्टिव है, और फाइन टच और वो किस साइड पे है, वो राइट साइड पे है। फाइन टच जो होता है ये लेके जाता है डॉर्सल कॉलम। आपने थर्ड ट्रैक्ट भी आइडेंटिफाई कर लिया कि थर्ड कौन सा है, डॉर्सल कॉलम है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इप्सिलेटरल कौन सा जाता है और कॉन्ट्रालेटरल कौन सा जाते हैं। ये इप्सिलेटरल जाता है, ये इप्सिलेटरल जाता है, ये वाला कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब जब ये दोनों इप्सिलेटरल जाते हैं तो इसका मतलब है राइट साइड पे लीजन होगी, इस वजह से राइट साइड पे ही सिम्टम्स आ रहे हैं। ये जो है कॉन्ट्रालेटरल साइड से आता है, तो इस लेफ्ट साइड पे सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब है राइट साइड पे लीजन होगी। जब आप ने ट्रैक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए है, फिर उस इंफॉर्मेशन को आपने खुद देख लिया, इंटरप्रेट कर लिया, आपका जो नॉलेज होगा उससे, जिसके बारे में आज हमने सारी यहाँ पे डिस्कशन की है। फिर थर्ड, जैसे ही आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि हेमी सेक्शन ही हुई है, क्योंकि इस तरफ के सारे ट्रैक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, उनकी सेंसेशंस जो हैं वो डैमेज हो गई हैं। तो आप क्या इसका आंसर लगाएंगे, राइट साइड की हेमी सेक्शन हो गई है स्पाइनल कॉर्ड की, और यही आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आपने हमेशा पहले ये देखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट है। सेकंड, आपने फिर उसको इंटरप्रेट करना है कि कौन कौन से ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व हैं। जैसे इसमें है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के अंदर आपको वो एक तो एनीमिया बता देंगे, या वो आपको एनीमिया नहीं भी बता सकते, और वो आपको सिर्फ ये ट्रैक्ट्स के साइंस दे देंगे, एटेक्सिया है, रिफ्लेक्स ज़्यादा है, हाइपर रिफ्लेक्सिया है, बबिन्स्की पॉजिटिव है, और वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन नहीं है। जब आपको ये तीनों सिम्टम्स मिल जाएंगे इन ट्रैक्ट्स के, तो आपने उन सिम्टम्स की बेसिस पे ही आपने ट्रैक्ट्स तक पहुंचना है, और जैसे ही आप ट्रैक्ट्स तक पहुंच जाएंगे तो फिर आपने उसमें देखना है कि कौन से सिंड्रोम के अंदर फिट होते हैं, ये सिम्टम्स कौन से सिंड्रोम के अंदर फिट होते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आपका अल्टीमेटली जो आंसर है वो सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन या फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी, आप करेक्ट आंसर की तरफ चले जाएंगे। यही हमने उधर भी अप्लाई किया है इसी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इधर तक आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे ना पूछ सकते हैं, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप मुझसे क्वेश्चन कर लें।
ये सारा टॉपिक जो है, इसीलिए मैंने इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं और ये बहुत टफ भी होता है ड्यूरिंग मेडिकल लाइफ भी, स्टूडेंट लाइफ भी, और बाद में भी जब आपने कोई एग्जाम होते हैं। लेकिन आप इंशाल्लाह इसको एक बार इसके एनाटमी को, फिजियोलॉजी को सही तरह से समझ लेंगे, ट्रैक्स की पोजीशन को देख समझ लेंगे, तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। और फिर अगर कोई आगे भी कोई और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, तो जैसे यूएसएमएल स्टेप 1 स्टेप 2 के अंदर ये इस चीज़ को बहुत टेस्ट किया जाता है, तो उसमें भी कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें फिर ठीक है, आज के लेक्चर को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।